हे दोस्तों एंड वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर ऑफ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि अगर आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले हमने जाना कि आखिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है और हमने देखा कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशंस को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने यहां पर एग्जांपल के तौर पर ये इक्वेशन कंसीडर की। यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरा वेरिएबल है वो है x। तो ये चेक करते हैं कि यहां पर जो मेरा वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है। फ्रेंड्स, सबसे मेरी फर्स्ट टर्म जो है वो है 2x²। इसका मतलब यहां पर जो x की पावर है वो है 2। उसके बाद है मेरे पास -3x। यहां पर जो x की पावर है वो होगी 1 और सबसे लास्ट टर्म है जो मेरे पास वो है +1। यहां पर तो x है ही नहीं, इसका मतलब यहां पर जो मेरा x है उसकी पावर होगी 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरी इस इक्वेशन के अंदर जो x है यानी कि वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी ये इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और दोस्तों इस चैप्टर में हमने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जाना जो कि होती है ax² + bx + c = 0। और दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा x है वो वेरिएबल है और जो हमारे a b और c हैं वो कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहां पर सिर्फ एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है और वो ये कि जो हमारा a है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मैं बताता हूं फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे अगर आप यहां पर a को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो जो हमारी ax² वाली टर्म है वो तो 0 हो जाएगी, वो तो वैनिश हो जाएगी और जो मेरी इक्वेशन बचेगी वो बचेगी bx + c = 0। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जो मेरा x है उसकी हाईएस्ट पावर तो 1 है, उसकी हाईएस्ट पावर 2 रही ही नहीं। यानी कि दोस्तों जो मेरी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। इसीलिए फ्रेंड्स हम कहते हैं कि जो हमारा a है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, ये तो बात थी कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और उसे किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद हमने जाना कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशंस होंगे x की ऐसी वैल्यूज यानी कि हमारे वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिन्हें अगर मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो जो मेरा आंसर है वो 0 के इक्वल आ जाए। और फ्रेंड्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने बहुत से मेथड्स भी सीखे, जिनमें सबसे पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड। अब फ्रेंड्स, ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, आइए मैं आपको इसे एक एग्जांपल की हेल्प से रिवाइज करवा देता हूं। फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर कर ली है जो कि है x² + 4x - 5 = 0। सो फ्रेंड्स, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम उसे डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जी हां फ्रेंड्स, यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास सबसे पहले है x² की टर्म, उसके बाद है मेरे पास x कंटेनिंग टर्म, उसके बाद है मेरी कांस्टेंट टर्म। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा वेरिएबल है वो ऑलरेडी डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज है। यानी कि मुझे इस इक्वेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है और मैं डायरेक्टली इसकी फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स, फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जिसके अंदर हम सबसे पहले हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आ रहे जो 3 नंबर्स हैं उन्हें अलग से लिख देते हैं जो कि है 1, 4 और 5। लेकिन हमें यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे यहां पर जो नंबर्स हैं हमें उनके साइंस को कंसीडर नहीं करना, यानी कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अब आप यहां देख रहे होंगे कि जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो आ रहा है 1, लेकिन यहां तो 1 नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों यहां पर जो मेरा x² है उसके साथ तो कोई नंबर नहीं है और जहां कोई नंबर नहीं होता वहां पर हम 1 तो लगा ही सकते हैं। तो इसलिए जो मेरा फर्स्ट नंबर है वो आ गया 1। तो दोस्तों तीनों नंबर्स को अलग से लिखने के बाद हमें कोई ऐसे 2 नंबर सोचने होंगे जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई यानी कि उनका प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट यानी कि 1 × 5 = 5 आ जाए और अगर मैं उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास मेरी मिडिल टर्म यानी कि 4 आ जाए। सो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 5 आए? यस, 5 × 1। यस फ्रेंड्स, 5 और 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 5 ही आएगा। तो चलिए अब देखते हैं इन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास मेरी मिडिल टर्म यानी कि 4 आती है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, जब मैंने 5 और 1 को ऐड किया तब मेरे पास आया 6, मेरे पास 4 तो नहीं आया। लेकिन जब मैंने 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास आ गया मेरा 4 विच इज द मिडिल टर्म। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मेरे पास मेरे 5 और 1 ऐसे 2 नंबर्स हैं जिन्हें अगर मैं मल्टीप्लाई यानी कि उनका प्रोडक्ट कर दूं तो मेरे पास मेरे फर्स्ट और थर्ड टर्म यानी कि 1 × 5 = 5 आ जाता है और अगर मैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास मेरी मिडिल टर्म यानी कि 4 आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, मेरे यहां पर ये जो 4x लिखा था इसके अंदर 4 की जगह पर 5 - 1 लिख दिया कुछ इस तरीके से और ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है x² + 5x - x - 5 = 0। दोस्तों अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि जो मेरा 4x था उसे मैंने स्प्लिट करके 5x - x लिख दिया है और इसीलिए हमने इस प्रोसेस को कहा था मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्योंकि हमने यहां पर मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया है। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है कि मेरी फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म्स में से कुछ ऐसी चीजें कॉमन लेनी है ताकि कॉमन लेने के
बाद जो मेरे पास ब्रैकेट्स आए वो सेम हो। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मेरी जो फर्स्ट टू टर्म्स आ रही हैं उनमें से मैं देख पा रहा हूं कि सिर्फ x कॉमन आ सकता है, तो मैंने फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया और जो मेरे ब्रैकेट के अंदर बचा वो है x+5। अब दोस्तों लास्ट टू टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म्स में से कुछ कॉमन आता दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए मैंने वहां से +1 कॉमन ले लिया, तो मेरे ब्रैकेट में बच गया -x-5। लेकिन फ्रेंड्स मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरे दो ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर तो डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं, सेम टर्म्स नहीं आ रही। तो इसलिए दोस्तों इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने लास्ट टू टर्म्स में से -1 को कॉमन ले लिया और ऐसा करते ही मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरी दोनों ही ब्रैकेट्स के अंदर सेम टर्म्स आ चुकी हैं जो कि है x+5। तो दोस्तों इसके बाद मैंने इस x+5 वाली ब्रैकेट को बाहर कॉमन लिया और जो मेरी इक्वेशन बन चुकी है वो है x+5 मल्टीप्लाइड बाय x-1 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसकी फॉर्म को चेंज करके मैंने बना दिया है x+5 मल्टीप्लाइड बाय x-1 इज इक्वल टू 0। यानी कि दोस्तों आप यहां देख पा रहे होंगे कि मेरे पास यहां पर टू टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 0। तो दोस्तों इसका मतलब जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कब कब 0 हो सकती है, जब मेरा x+5 0 हो जाए या फिर मेरा x-1 0 हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही मैंने x+5 को 0 के इक्वल रखा तो मेरे वहां से x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू -5, और जब मैंने x-1 को 0 के इक्वल रखा तो वहां से मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 1। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ऐसी x की टू वैल्यूज यानी कि टू सॉल्यूशंस आ चुके हैं मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिनकी वैल्यूज को अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं तो मेरा नेट आंसर 0 आ जाएगा जो कि है x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 1। सो दोस्तों ये तो था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन फ्रेंड्स ये फैक्टराइजेशन मेथड कभी कभार हमारे लिए काफी प्रॉब्लम भी खड़ी कर देता था। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी थी जिन्हें हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए दोस्तों हमने एक और मेथड के बारे में जाना जो कि है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और इस मेथड को रिवाइज कराने के लिए भी मैं वही एग्जांपल कंसीडर करूंगा जो हमने फैक्टराइजेशन के केस में किया था, जो कि है x² + 4x - 5 इज इक्वल टू 0। और फ्रेंड्स इस मेथड का जो बेसिक एम है वो ये है कि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म को थोड़ा बहुत चेंज करके उसे a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो दो आइडेंटिटीज हैं इन्हें सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है। और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a + b या फिर a - b का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही ईजी और बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं, और उनके अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें हमारे x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना होता है। सो फ्रेंड्स मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर x² का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 है, यानी कि मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है x²। दोस्तों इस x² को मैं अपनी दोनों ही आइडेंटिटीज के अंदर आ रहे a² के साथ डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं, तो इसलिए मैं इस x² को यहां पर डायरेक्टली लिख दिया। सो फ्रेंड्स यहां पर जो मेरा x² है क्योंकि मैंने उसे a² के साथ कंपेयर किया है तो यहां पर मेरे a की वैल्यू क्या होगी, राइट यहां पर मेरा a होगा x, क्योंकि a² x² के इक्वल है तो यहां से a इज इक्वल टू x आ जाएगा। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरी सेकंड टर्म है वो है +4x, यानी कि दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि x आ रहा है यानी कि a आ रहा है मेरी सेकंड टर्म के अंदर। तो दोस्तों मैं यहां देख पा रहा हूं कि जो मेरी दोनों आइडेंटिटीज हैं उनके अंदर a² के अलावा सिर्फ 2ab वाली ही टर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर a आता है, यानी कि मैं इस मिडिल टर्म को 2ab बना सकता हूं। लेकिन दोस्तों जरा ध्यान से देखिए ये जो मेरा 4x है ये प्लस है, यानी कि इसके आगे एक प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी कि एक पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब मैं इसे +2ab बना सकता हूं, -2ab नहीं बना सकता। इसका मतलब दोस्तों मैं अपनी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a + b का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों ये जो मेरी मिडिल टर्म यानी कि +4x है इसे +2ab बनाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने लिखा +2 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय b। लेकिन दोस्तों यहां ये जो b है इसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन हां मुझे इतना तो जरूर पता है कि मैं इस 2bx को ही 4x के इक्वल रखना चाहता हूं, यानी कि दोस्तों जो मेरा 2bx है वो 4x के इक्वल है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहां सॉल्व किया तो मेरा जो x से x है वो तो कैंसिल हो गया, और सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास मेरे b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है दैट b इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही मेरे पास b इज इक्वल टू 2 आया तो मैंने उसे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो -5 था उसे मैंने एज इट इज लिख दिया। तो दोस्तों अब यहां देख पा रहे होंगे आप कि मैंने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कुछ चेंज नहीं किया है, बस मैंने यहां पर 4x को 2 × x × 2 करके लिख दिया है, और कुछ चेंज नहीं किया मैंने इस इक्वेशन के अंदर। तो दोस्तों अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि मेरे पास मेरे a² और +2ab की टर्म्स आ गई, तो बाकी क्या बच गया, राइट बाकी बच गया हमारा b², यानी कि अब हमारे पास यहां पर b² तो नहीं है। तो दोस्तों इसका मतलब मुझे अब इस इक्वेशन के अंदर b² को इंट्रोड्यूस करना होगा, और ऐसा करने के लिए हम अपने स्टेप 2 के अंदर b² को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। आइए मैं बताता हूं कैसे। फ्रेंड्स इस इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट टू टर्म्स आ रही थी उन्हें तो मैंने एज इट इज लिख दिया, इसके बाद मैंने b² यानी कि 2 के स्क्वायर को ऐड भी किया और b² यानी कि 2 के स्क्वायर को माइनस भी कर दिया कुछ इस तरीके से। दोस्तों मैंने यहां पर 2 के स्क्वायर को ऐड भी किया है और 2 के स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, मैंने सेम टर्म को ऐड किया और सेम टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहां पर इस इक्वेशन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो -5 था एंड में उसे मैंने एज इट इज लिख दिया। फ्रेंड्स अब जरा इस इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट 3 टर्म्स आ रही हैं उन्हें जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये आपको a² + 2ab + b² जैसी नहीं लग रही,
राइट फ्रेंड्स, इसका मतलब यहां पर जो मेरी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है वो यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब मैं फर्स्ट 3 टर्म्स को कंबाइन करके x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं और जो बाकी बची लास्ट की 2 टर्म्स थी उन्हें मैंने एज इट लिख दिया। फ्रेंड्स, अब क्योंकि मैं यहां पर x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो मेरी कांस्टेंट टर्म्स यानी कि लास्ट 2 टर्म्स आ रही थी उन्हें मैं राइट हैंड साइड पर ले गया कुछ इस तरीके से, और जब मैंने सॉल्व करने लगा तो मेरे जो 2 का स्क्वायर है उसकी जगह पर 4 लिखा एंड 4 प्लस 5 विल गिव मी 9। यानी कि दोस्तों जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। लेकिन दोस्तों मैं तो यहां पर x की वैल्यू निकालना चाहता हूं और मैं देख पा रहा हूं कि जो x है उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी कि मुझे इस होल स्क्वायर को हटाना होगा। और इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहां दोनों साइड पर अंडर रूट लगा देते हैं और ऐसे करते ही मैं देख पा रहा हूं कि मेरे स्क्वायर से मेरा अंडर रूट कैंसिल हो गया है और मेरे पास जो इक्वेशन आ रही है वो है x प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 9। लेकिन ये जो अंडर रूट 9 है इसे मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 3, क्योंकि हमें बहुत अच्छे जानते हैं कि जब भी हम किसी नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा के उसे सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर के साथ हम प्लस और माइनस दोनों के साइन लगाते हैं। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरा x प्लस 2 है वो प्लस 3 के इक्वल भी हो सकता है और जो मेरा x प्लस 2 है वो माइनस 3 के इक्वल भी हो सकता है। तो दोस्तों जब मैंने अपने x प्लस 2 को प्लस 3 के इक्वल रखा और सॉल्व किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 1, और जब मैंने x प्लस 2 को माइनस 3 के इक्वल रखा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू माइनस 5। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 सॉल्यूशंस यानी कि जो 2 रूट्स हैं वो है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। और दोस्तों याद कीजिए अभी अभी जब हमने फैक्टराइजेशन से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था तब भी जो हमारे रूट्स आ रहे थे वो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 5 ही थे। यानी कि दोस्तों हम कोई भी मेथड चाहे अपनाएं जो हमारी आंसर यानी कि रूट्स हैं वो सेम ही आएंगी। तो दोस्तों यहां पर ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था ये फैक्टराइजेशन से कुछ बेटर तो था लेकिन ये काफी लॉन्ग मेथड था। हमें एक ऐसे मेथड की तलाश थी जो थोड़ा छोटा हो जो हमें काफी इजीली आंसर दे सके और हमें ऐसा मेथड मिल गया जिसका नाम था क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए हम 3 बहुत ही इजी स्टेप्स के अंदर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस मेथड को रिवाइज करने के लिए भी मैं वही एग्जांपल कंसीडर करता हूं जो मैंने पहले 2 केसेस में किया था ताकि आप इन तीनों ही मेथड्स को अच्छे से कंपेयर कर पाएं। फ्रेंड्स, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यहां पर है वो है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमें a b और c की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना होता है और ऐसा करने के लिए हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 उसके साथ कंपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, जब अपने ax स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे a की वैल्यू आ रही है 1। इसके बाद जब मैंने प्लस bx को प्लस 4x के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे b की वैल्यू आ गई 4, और सबसे लास्ट में जब मैंने मेरे प्लस c को माइनस 5 के साथ कंपेयर किया तो मेरे पास मेरे c की वैल्यू आ रही है माइनस 5। सो दोस्तों इसी के साथ मेरे पास मेरे a b और c तीनों की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि मेरा फर्स्ट स्टेप तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। और दोस्तों इसका जो सेकंड स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स सेकंड स्टेप के अंदर हम ये चेक कर पाते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स यानी कि उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपने a b और c की वैल्यूज को b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं और अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आता है तो हम कहते हैं कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाती है तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करते। सो फ्रेंड्स, वैसे तो अब हम जान चुके हैं कि जो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि हम पहले 2 मेथड से इसे सॉल्व करके देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहां पर चेक कर लेते हैं कि जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। सो फ्रेंड्स, b स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर सबसे पहले मेरे पास b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, उसके बाद है माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि माइनस 5। सो फ्रेंड्स, जब मैंने 4 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 16 और जब मैंने बाकी बची हुई टर्म्स को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है प्लस 20 एंड 16 प्लस 20 विल गिव मी 36। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू मेरे पास यहां पर आ रही है 36 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों जब मेरा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता है तब हमें क्या पता चलता है, राइट, तब हमें पता चलता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों जो मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं जैसा कि हमें पहले से ही पता था। और जब हमें एक बार ये पता चल जाता है कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमें बताता है कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और दोस्तों क्योंकि हमारी इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा वेरिएबल है वो है x तो मैं लिख सकता हूं दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दोस्तों आइए इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर अपनी सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके x की 2 वैल्यूज यानी कि 2 सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि सबसे पहले मेरे पास आ रहा है माइनस बी यानी कि माइनस 4, उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, उसके बाद है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं जो कि है 36, तो इसलिए यहां पर रूट 36 आ गया डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्योंकि हमारा a जो था वो यहां पर 1 था। सो फ्रेंड्स, मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरे पास प्लस माइनस के साइन के बाद आ रहा है रूट 36, लेकिन जो रूट 36 है वो तो 6 होता है तो इसलिए मैंने यहां पर 6 डाल दिया डिवाइडेड बाय 2 into 1। 2 into 1 क्या होगा,
राइट, 2 into 1 will be equal to 2। तो दोस्तों मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मेरे पास जो x के लिए इक्वेशन आ रही है वो आ रही है -4 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि दोस्तों एक बार मैं यहाँ पर प्लस साइन को कंसीडर करूंगा और एक बार माइनस साइन को कंसीडर करूंगा तो मेरे पास मेरी x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। फ्रेंड्स जब मैंने प्लस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू -4 प्लस 6 बाय 2। और जब मैंने माइनस साइन को कंसीडर किया तो मेरे पास मेरे x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू -4 -6 डिवाइडेड बाय 2। सो फ्रेंड्स जो मेरी x की फर्स्ट वैल्यू है उसका न्यूमरेटर है -4 प्लस 6 एंड -4 प्लस 6 विल गिव मी 2। और जब मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू 1। यानी कि जो मेरी फर्स्ट रूट ऑफ द इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू 1। तो चलिए बिल्कुल इसी तरीके से अब हम सेकंड वैल्यू भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स सेकंड वैल्यू के अंदर जो मेरा न्यूमरेटर है वो आ रहा है -4 -6 एंड -4 -6 विल गिव मी -10। और जब मैंने -10 को 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ रही है दैट x इज इक्वल टू -5। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि जो मेरी दो रूट्स निकल कर आ रही हैं मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो है x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -5। और दोस्तों याद कीजिए जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया था तब भी हमारी रूट्स 1 और -5 ही निकल कर आई थी। और जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया था तब भी जो हमारी रूट्स हैं वो x इज इक्वल टू 1 और -5 ही निकल कर आई थी। यानी कि दोस्तों हम इन तीनों ही मेथड्स में से कोई भी मेथड अप्लाई करें हमारा जो रूट्स हैं यानी कि जो आंसर्स हैं वो सेम ही निकल कर आएंगे। यानी कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई कीजिए हर क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी मर्जी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये फ्रीडम दी गई हो कि आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर कोई मेथड मेंशन है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ही कहा गया है कि आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करते हुए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप अपनी मर्जी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि भले ही आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे इजी और सबसे शॉर्टेस्ट मेथड लगे, लेकिन जो बाकी के दो मेथड्स हैं आप उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों मेथड्स के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और फ्रेंड्स ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये मेरा फेवरेट इसीलिए है क्योंकि यहां पर ये जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac है जिसे कि हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ये हमें सिर्फ यही नहीं बताता कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, ये हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। जी हां फ्रेंड्स, जब हमारे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब जो हमारी रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट आती हैं, यानी कि जो दोनों वैल्यूज आती हैं हमारे वेरिएबल की वो डिफरेंट आती हैं। लेकिन जब इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तब हमारी जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स आती हैं, यानी कि हमारी जो वेरिएबल की 2 वैल्यूज आती हैं वो सेम होती हैं। लेकिन अगर इस b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तब तो हमारे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखो दोस्तों आपने ये जो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है ये हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। ये हमारी इक्वेशन को बिना सॉल्व किए ही हमें पहले ही बता देता है कि जो हमारी रूट्स हैं वो एग्जिस्ट भी करती हैं या फिर नहीं, और अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो क्या वो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी या फिर वो इक्वल रूट्स होंगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो चलिए फिर आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।